साथियों नमस्कार। आज हम लोग दर्शन की क्रांतिकारी वैज्ञानिक विचारधारा तार्किक प्रत्यक्षवाद के द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक विधि अर्थात भाषा विश्लेषण की विधि को भली भांति अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। साथियों चलिए शुरुआत करते हैं। तार्किक प्रत्यक्षवादियों ने भाषा विश्लेषण को दर्शन का कार्य स्वीकार किया है। तार्किक प्रत्यक्षवादियों का यह विश्लेषण अन्य विषयों से अलग है, क्योंकि इसका संबंध अनुभव सापेक्षता से नहीं बल्कि संप्रत्ययों के तार्किक विश्लेषण से होता है। यह एक प्रकार से प्रागनुभविक विश्लेषण है। इसमें नया ज्ञान नहीं प्राप्त होता, बल्कि भाषा से संबंधित अनेक भ्रांतियों का समाधान हो जाता है। इनके अनुसार विश्लेषण एक आकार के शब्दों को दूसरे आकार में निरूपित करना होता है। इनके अर्थ के सत्यापन सिद्धांत से स्पष्ट है कि केवल दो प्रकार के कथन, पहला जो विश्लेषणात्मक व प्रागनुभविक हो और दूसरा जो संश्लेषणात्मक व इंद्रियानुभविक हो, ये ही सार्थक हो सकते हैं। तार्किक प्रत्यक्षवादियों के अनुसार विश्लेषण ही दर्शन है। तार्किक प्रमाणवादी विचारकों के अनुसार विश्लेषण से भाषा और सत्ता के स्वरूपगत ढांचे का स्पष्टीकरण और उनके बीच पारस्परिक संबंध स्पष्ट होते हैं। इसलिए विश्लेषण की प्रक्रिया दर्शन का साधन है, न कि साध्य। इसके विपरीत तार्किक प्रत्यक्षवादी विश्लेषण को दर्शन का साधन न स्वीकार करके बल्कि दर्शन का साध्य स्वीकार कर बैठते हैं और दर्शन को विश्लेषण के अतिरिक्त न ही कम और न ही अधिक समझते हैं। तार्किक प्रत्यक्षवादी मानते हैं कि दर्शन दो कथनों के बीच समतुल्यता की स्थिति है। यदि सभी स्थितियों में समतुल्यता सत्य होगी तो कथन पुनर्कथन होगा, और जैसे कि प्रायः सभी अनिवार्य एवं सार्वभौम नियम वास्तव में पुनरुक्तियां मात्र होती हैं, और यदि यह समतुल्यता असत्य होगी तो कथन व्याघाती होगा। यहाँ दर्शन और तर्कशास्त्र भिन्न नहीं होंगे। यदि एम एन की एक तार्किक संरचना है और एम के स्थान पर एन को स्थानांतरित किया जा सकता है, तो यह भी भाषा के विश्लेषण का एक तरीका माना जाएगा। मूर के द्वारा किया गया विश्लेषण कुछ ऐसा ही था। प्लेटो के द्वारा ज्ञान का विश्लेषण, बर्कले के द्वारा भौतिक वस्तुओं पर किया गया विश्लेषण, ह्यूम के कारणता का विश्लेषण, परंपरागत अंतर्भाववादी विश्लेषण ऐसे ही विश्लेषण माने जा सकते हैं, क्योंकि ये विश्लेषण वस्तु, तथ्य व सत्ता आदि पर किए जा रहे थे, जबकि तार्किक प्रत्यक्षवादियों के विश्लेषण में वाक्यों, शब्दों आदि पर विश्लेषण किया गया है। फिर भी तार्किक प्रत्यक्षवादियों की दृष्टि में यह भेद पूर्णतः भ्रामक है। स्वयं विचारक कार्नाक महोदय ने तार्किक वाक्य विन्यास द्वारा नए पारिभाषिक पदों की सहायता से यह दिखाया है कि दोनों के बीच का भेद भ्रामक है। तार्किक प्रत्यक्षवादी विचारक कार्नाक भी मानते हैं कि दार्शनिक विश्लेषण केवल भाषा के स्वरूप से संबंधित है, भाषा के तार्किक वाक्य विन्यास से संबंधित है, भाषा के नियमों, वाक्यों इत्यादि के मध्य पारस्परिक संबंधों व स्पष्टीकरण से संबंधित है। विचारक कार्नाक महोदय मानते हैं कि भाषा के सही तात्पर्य अर्थात अर्थ को ना समझ पाने के कारण दार्शनिक समस्याएं पैदा होती हैं और तात्विक समस्याएं भी
इन्हीं कारणों से पैदा होती हैं। वे मानते हैं, पहला, भाषा के विषय संबंधी रूप को, जिसमें तथ्य या वस्तु के बारे में सूचना दी जाती है, और दूसरा, आकारिक रूप को, जिसमें पूर्ण रूप से भाषा के बारे में कथन किया जाता है। कार्नाइप का यह भी कहना है कि भाषा का विषय संबंधी रूप किसी भी वस्तु या तथ्य को सूचित नहीं करता है, लेकिन दार्शनिक समस्या तब पैदा होती है जब हम किसी कथन को तथ्यात्मक अथवा वस्तु सूचित मान लेते हैं। इसी कारण से भ्रम की स्थिति, संदिग्धता आदि दोष पैदा हो जाते हैं। इन दोषों से बचने के लिए कार्नाइप तार्किक वाक्य विन्यास अर्थात लॉजिकल सिंटैक्स के स्पष्टीकरण पर बल देते हैं। उनका मानना है, स्पष्टीकरण द्वारा कथन को आकारिक रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। सामान्य और भौतिक वस्तुओं से संबंधित कथन तार्किक वाक्य विन्यास द्वारा स्पष्ट कर दिए जाएं तो भाषा से इतर अनेक समस्याएं खत्म हो जाती हैं। जैसे गुलाब एक वस्तु है, लालिमा एक गुण है, 5 एक संख्या है इत्यादि कथन भाषा के विषय संबंधी रूप हैं। यदि इन्हें भाषा के आकारिक रूप में उपर्युक्त कथनों को लें, जैसे गुलाब एक वस्तु है, लाल एक विश्लेषण है, 5 संख्यावाची अर्थात गणनात्मक है, तो इस प्रकार तार्किक वाक्य विन्यास से समस्या का समाधान हो जाता है। कार्नाइप स्पष्ट मानते हैं कि दार्शनिक विचारक जिन वस्तुओं, तथ्यों और प्रत्ययों और तत्व मीमांसा पर कथन करते हैं, वह वास्तव में किसी तत्व या वस्तुओं पर नहीं बल्कि शब्दों के बारे में कथन होता है। यही विषय संबंधी रूप तत्व मीमांसा का स्रोत है। ऐसे ही आभासी संप्रत्ययों का प्रयोग तत्व मीमांसा में होता रहा है। तार्किक प्रत्यक्षवादी विचारक कार्नाइप भाषा के इस विषय संबंधी रूप को आकारिक रूप में रूपांतरण की बात करते हैं, ताकि इस विश्लेषण अर्थात तार्किक वाक्य विन्यास के द्वारा भाषिक अभिव्यक्तियों का स्पष्टीकरण और भ्रांतियों का निवारण हो सके। जैसे विटगेनस्टीन का कथन कुछ चीज़ें अभिव्यक्ति के परे है का रूपांतरण तार्किक वाक्य विन्यास के द्वारा कुछ ऐसे शब्द हैं जो शब्द नहीं हैं में किया जा सकता है। यह अवश्य है कि भाषा के सभी कथनों का विश्लेषण इस ढंग अर्थात आकारिक रूप में संभव नहीं है, क्योंकि भाषा के कार्य और प्रयोग में विविधता है, जिसके लिए कोई स्थायी मानदंड संभव नहीं हो सकता है। इसलिए किसी एक प्रकार के विश्लेषण में स्थायित्व और निश्चितता नहीं हो सकती। बाद में विचारक कार्नाइप ने भी अपने लेख में यह बताया है कि विश्लेषण के अंतर्गत तार्किक वाक्य विन्यास के साथ साथ कुछ वैज्ञानिक समस्याएं भी सम्मिलित रहती हैं। इसी कारण आकारिक विश्लेषण के परिणाम स्वरूप साधारण भाषा दर्शन प्रभाव में आ जाता है। ब्रिटिश विचारक एजे एयर भी विश्लेषण को दर्शन का कार्य मानते हैं, लेकिन यह विश्लेषण पूर्ण रूप से आकारिक अर्थात तार्किक होता है। इनका मानना है कि दार्शनिक प्रतिज्ञप्तियाँ एक प्रकार की भाषिक परिभाषाएं प्रस्तुत करती हैं। एयर ने एक लेख में स्पष्ट किया कि प्रमाणीकरण सिद्धांत अर्थात अर्थ का सत्यापन सिद्धांत एक परिभाषा प्रदान करता है, परंतु इन्हें तथ्यात्मक मानना
हमारी भूल होती है। ये आनुभविक प्रतिज्ञप्तियों से भी भिन्न होती हैं। वास्तव में दर्शन शास्त्र का संबंध प्रयोगपरक परिभाषाओं अर्थात डेफिनेशन इन यूज से संबंधित है, जिसमें दिए वाक्य को ऐसे वाक्य में परिणत किया जाता है जिसमें ना ही पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग हुआ हो और ना ही दिए हुए वाक्य के किसी शब्द या पद का प्रयोग हुआ हो, फिर भी वाक्य के समतुल्य हो। एयर ने अपनी पुस्तक लैंग्वेज ट्रुथ एंड लॉजिक के प्रथम संस्करण में रसेल के वर्णन सिद्धांत का उदाहरण, जैसे वेवरली का लेखक स्कॉट है, को लिया है, जिसका विश्लेषण कम से कम एक व्यक्ति ने वेवरली लिखा, अधिक से अधिक एक व्यक्ति ने वेवरली लिखा। जिसने भी वेवरली लिखा वह व्यक्ति स्कॉट है। में न ही पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग हुआ है और न ही कथन के अन्य पदों अथवा प्रतीकों का। फिर भी विश्लेषण के तीनों वाक्य दिए वाक्य के समतुल्य हैं। एयर इसे दार्शनिक विश्लेषण के प्रयोगपरक परिभाषा का आदर्श दृष्टांत यानी उदाहरण मानते हैं। बाद में वे अपनी पुस्तक के द्वितीय संस्करण 1946 में संशोधन करते हुए कहते हैं कि इस प्रकार विश्लेषण से दार्शनिक प्रतिज्ञप्तियों के कुछ ही उदाहरणों की ही प्रयोगपरक परिभाषा संभव हो पाता है। वास्तव में उपर्युक्त उदाहरण में प्रयोगपरक परिभाषा नहीं दिया गया है, बल्कि प्रतिज्ञप्तियों के बीच पारस्परिक संबंधों का स्पष्टीकरण किया गया है। अर्थात दार्शनिक विश्लेषण का एकमात्र उद्देश्य विश्लेष्य वाक्य का स्पष्टीकरण करना है। एयर मानते हैं कि भौतिक पदार्थों का विश्लेषण इंद्रिय प्रदत्त प्रतिज्ञप्तियों में करके विश्लेषित किया जा सकता है। जैसे यह एक किताब है का विश्लेषण पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग न करते हुए यह किताब इंद्रिय प्रदत्तों की तार्किक संरचना है में किया जा सकता है। इस विश्लेषण से विश्लेष्य और विश्लेषित दोनों वाक्यों के बीच पारस्परिक संबंधों अर्थात भाषिक प्रतीकों के स्वरूप, गुणों आदि का स्पष्टीकरण हो जाता है। यही दार्शनिक विश्लेषण का प्रमुख लक्ष्य होता है। दार्शनिक विश्लेषण अर्थ यानी मीनिंग की उपेक्षा नहीं करता, फिर भी यह अर्थ से भिन्न होते हुए भी इससे संबंधित है। अर्थ का प्रयोग विभिन्न संदर्भों में के अनुसार होता है, जबकि विश्लेषण एक तार्किक क्रिया है और प्रागनुभविक भी। विश्लेषण के लिए अर्थ के प्रयोग और संदर्भ की जानकारी होना जरूरी नहीं होता, क्योंकि विश्लेषण द्वारा अर्थ का प्रयोग और स्वरूप का स्पष्टीकरण किया जाता है। एयर के अनुसार विश्लेषण का संबंध किसी तथ्यात्मक चित्र से भी नहीं होता और ना ही सभी प्रकार के विश्लेषण शब्दों या प्रतीकों की परिभाषा से संबंधित होते हैं, जैसा कि उन्होंने अपनी पुस्तक के द्वितीय संस्करण में उल्लेख किया है। तार्किक प्रत्यक्षवादी विचारक एजे एयर मानते हैं कि दार्शनिक का कार्य स्पष्टीकरण एवं विश्लेषण का ही होता है। इस प्रकार तार्किक प्रत्यक्षवाद के अनुसार दार्शनिक विश्लेषण का एकमात्र व्यापार यानी कार्य प्रतिज्ञप्तियों के स्वरूप को स्पष्ट करना है, जिससे तत्वमीमांसीय, धर्मशास्त्रीय और नीति शास्त्र के कथनों की सार्थकता का पता लगाया जा सकता है। साथ ही भाषा के व्याकरणिक स्वरूप की भ्रामकता को दूर किया जा सकता है। इस तार्किक अर्थात आकारिक विश्लेषण द्वारा
नियमबद्ध भाषा अर्थात आदर्श भाषा में रूपांतरण का प्रयास होता है, जिससे भाषा अर्थात वाक्य का स्वरूप और अधिक स्पष्ट हो जाता है। यदि यह रूपांतरण नहीं हो पाता तो यह मान लिया जाता है कि कथन निरर्थक है। आलोचकों के द्वारा इस प्रकार के विश्लेषण पर अनेक आपत्तियां की गई हैं। इस प्रकार साथियों, आज हम लोगों ने दर्शन की दार्शनिक विश्लेषण विधि को संक्षेप में और इसके महत्वपूर्ण भागों पर चर्चा किए हैं। आने वाले वीडियो में हम लोग अर्थ की समस्याओं पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथियों, मेरा नमस्कार।